जो चक्रव्यूह तूने और तेरे साथियों ने मेरे खिलाफ रचा है उसको खत्म अब मैं करूंगी। जितनी नीचता दिखानी थी कल तूने दिखा ली, अब देख तमाशा। तुझे तेरी झूठी ताकत पर घमंड है, मुझे मेरी ईमानदारी और संविधान पर विश्वास है। पूरा देश न्याय और सच्चाई के साथ खड़ा होगा। जल्द भारत आके यहाँ लड़ाई लड़ूंगी। हैशटैग वुमेन फाइट फॉर जस्टिस। ये है रोहिणी घावरी जो आप देख रहे हैं, ये इनका हालिया पोस्ट है। कुछ ही देर पहले किए गए पोस्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। रोहिणी घावरी ने एक तरीके से चंद्रशेखर के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रखा है। योगी सरकार और दिल्ली सरकार से लगातार और खासकर मोदी सरकार से भी मांग की गई थी कि चंद्रशेखर के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई गई है उस पर जल्द से जल्द एक्शन हो, एफआईआर दर्ज हो और इनको रिमांड में लिया जाए, हिरासत में लिया जाए, पूछताछ की जाए कि इन्होंने कितनी लड़कियों के साथ शोषण किया है, जिसको लेकर रोहिणी घावरी बड़े ही पुख्ता तरीके से आरोप लगा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद जो इस समय काफ़ी मुश्किलों में पहले से ही बताए जा रहे हैं, हाल ही में प्रयागराज वाली घटना के बाद से तो और ज़्यादा सुर्खियों में थे। आरोप थे कि भीम आर्मी के कुछ उग्र समर्थकों ने जिस तरीके से तोड़फोड़ करी थी, गाड़ियां पलट दी थी, गाड़ियों की हालत बिल्कुल जर्जर कर दी थी, वो तस्वीर खूब वायरल हुई थी। सबने कहा था ये कैसी राजनीति है, ये कैसा आंदोलन है, आंदोलन करना है तो करिए, सड़कों पर उतरना है तो उतरिए। लेकिन ये कैसा था, ये सब ड्रामा था और इसके खिलाफ फिर खबरें भी आई थी कि कितने लोगों को रिमांड पर लिया गया, कितनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबरें थी, एनएसए तक लगने की यहाँ पर चर्चा थी। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर था। और कभी चंद्रशेखर पर भी एनएसए को लेकर खबर थी, करीब 1 साल तक खुद जेल की सलाखों के पीछे रहे थे, खबरें थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चुनौती दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ चुकी है। रोहिणी घावरी साफ कह चुकी हैं कि वे किसी भी पार्टी का साथ नहीं लेंगी, किसी भी नेता का साथ नहीं लेंगी। वो एक महिला के रूप में अपनी लड़ाई लड़ेंगी। शिक्षित महिला हैं और ये दिखाना चाहती है कि जब महिला अपनी बात आवाज़ उठाएगी और न्याय की लड़ाई लड़ेगी तो कैसे न्याय नहीं मिलता, सरकार तक को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे, ऐसे इनकी बातें हैं। भूख हड़ताल की बात करी थी वैसे तो यूनाइटेड नेशन के सामने, यूएन के सामने, लेकिन अब भारत आ रही हैं। भारत आएंगी तो चंद्रशेखर के लिए कई सारी मुसीबतें भी लाएंगी, क्योंकि वो व्हाट्सएप चैट, वो स्क्रीनशॉट जो खूब वायरल हुए तो वो आपने भी देखे होंगे। अब फिलहाल योगी सरकार को पहले ही कई तरीके से यहाँ पर टारगेट कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद। कहना है कि दलितों के हित की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जातिहीन भावना को लेकर जो बीजेपी सरकार में बातें फैलाई जा रही हैं उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, ज़मीनी स्तर पर उतरा हुआ हूँ। चंद्रशेखर समय समय पर मायावती की विचारधारा को लेकर भी अब सवाल उठाते हैं, लेकिन वहीं रोहिणी मायावती की तारीफ करती है। फिलहाल रोहिणी का भारत आना कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा और चंद्रशेखर जो इन दिनों कई मामलों में घिरे हुए हैं, उन सब पर जब हमने सवाल किए अपने खास सहयोगी अमन सर से तो देखिए उनका क्या जवाब आया। देखिए बिल्कुल दीपक, रोहिणी घावरी का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि आज़ाद या उनके समर्थक यही बात कह रहे थे कि भाई स्विट्जरलैंड में बैठकर इस तरह के आरोप लगाना आसान बात है, लेकिन भारत आकर आप अपनी बातों को रखिए, कोर्ट में जाइए, जो भी कहना है वहाँ पर कहिए। आज़ाद ने भी खुद यही बात कही थी कि भाई मैं अपने जवाब कोर्ट में देता हुआ नजर आऊँगा। अब रोहिणी कह रही हैं कि भाई मैं अगर भारत आकर लड़ाई लड़ती हूँ, अपना पक्ष रखती हूँ तो मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि जो धोखेबाजी मेरे साथ हुई है अब वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं इस लड़ाई को कोर्ट तक लेकर जाना चाहती हूँ। और ऐसे में आज़ाद कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसते हुए, घिरते हुए दिखाई दे रहा। आप देखिए दीपक, किस तरह से उत्तर प्रदेश में जब वो जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, वहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, तमाम तरह से उनके जो समर्थक होते हैं उनके ऊपर हिंसा करने का आरोप लगाया जाता है। और इसी पूरे मुद्दे पर इस समय आज़ाद और उनकी पार्टी घिरी हुई दिखाई पड़ती है। सीएम योगी इसके ऊपर काफ़ी सख्त एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अहम बात ये दीपक ये भी देखने को मिलती है कि जब दलितों की लड़ाई लड़ने की आज़ाद बात करते हैं, दलितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो ऐसे में बीएसपी क्यों उनके समर्थन में नहीं आती, आखिर मायावती क्यों उनके समर्थन में नहीं आती? क्या वो समझ पा रहे हैं कि आज़ाद सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कोई ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर बीएसपी अपना एक अलग स्टैंड लेती हुई दिखाई पड़ेगी? और साथ में अगर रोहिणी घावरी अगर कह सकते हैं वापस इंडिया आती हैं तो क्या योगी सरकार से भी उनको कोई मदद की उम्मीद रहेगी? क्योंकि पहले भी वो कहती रही हैं कि भाई जिस तरह से सरकार यहाँ पर काम कर रही है उससे मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन योगी जी के बारे में कहा जाता है कि भाई जिस तरह से उन्होंने अपने शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखा है उससे रोहिणी घावरी को एक बड़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, आज़ाद भी नगीना से सांसद भी हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का क्या रुख रहेगा, सरकार का क्या रुख रहेगा, इस पूरे के पूरे मामले में देखने वाली बात ये होने वाली है। और साथ में रोहिणी घावरी का जिक्र लगातार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि
एक के बाद एक उन्होंने तमाम बड़े आरोप आज़ाद के ऊपर लगाए हैं। ये तक कहा है कि जिस तरह का उन्होंने मेरे साथ धोखेबाजी की है, मुझे मेरा इस्तेमाल किया है, एक तरीके से मेरा ही नहीं बल्कि और तमाम लड़कियों के साथ में भी उनके ताल्लुकात रहे हैं। और इस बात को लेकर रोहिणी कह रही हैं कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, कोर्ट में अपनी बात रखूंगी। और ऐसे में वो एक बात और भी जिक्र करती हैं कि देखिए, आज़ाद जिस तरह से अपनी छवि को लोगों के सामने रखते हैं, दलितों का मसीहा खुद को बताना चाहते हैं, लेकिन असल में वो उनका चेहरा जो दिखता है वो कुछ और है और पर्दे के पीछे उनकी असलियत कुछ और है। उसको उजागर करने के लिए लगातार जो रोहिणी घावरी हैं वो एक के बाद एक न सिर्फ ट्वीट कर रही हैं बल्कि सामने आकर मीडिया से बातचीत करते हुए भी नजर आ रही हैं कि उन्होंने आज़ाद को क्या समझा था और वो क्या निकल गए। कई लोग ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि रोहिणी के जो आंसू हैं ये सिर्फ दिखावटी आंसू हैं, लेकिन अब रोहिणी कह रही हैं कि इन आंसुओं का जवाब आज़ाद को देना पड़ेगा। जिस बेरहमी के साथ में उन्होंने उनके यकीन का, विश्वास का कत्ल किया है, अब उनको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और कई लोग ये कह रहे थे कि रोहिणी अभी फिलहाल भारत नहीं आएंगी, लेकिन रोहिणी अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं भारत आकर पूरे के पूरे मामले को कोर्ट के सामने रखूंगी। अगर वो इस मामले को कोर्ट के सामने रखती हैं, कोर्ट तमाम तथ्यों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है पैनी निगाह रखते हुए क्या फैसला करता है वो तो खैर आने वाले दिनों में हमें पता लग ही जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर इस मामले के ऊपर रोहिणी घावरी मजबूती के साथ में कोर्ट में पेश हो जाती हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आज़ाद की सांसदी के ऊपर भी यहाँ पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि 2027 बहुत करीब है। तो ऐसे में आज़ाद के लिए अपनी छवि को और अपने आप को बचाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन रोहिणी घावरी किसी भी कीमत पर कह रही हैं कि मैं भारत आऊँगी और आकर अपने न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया कि चंद्रशेखर के लिए आगे क्या क्या चुनौतियां हैं जो अब इंतजार कर रही हैं। लेकिन इन सब में देखा जाए तो यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मायावती की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि कहा जाता रहा है कि मायावती की राजनीति के लिए, उनकी विचारधारा, उनके वोट बैंक के लिए सबसे खतरनाक है चंद्रशेखर आज़ाद। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बीच में जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद चुने गए थे नगीना सीट से, तो बहुत से उनके समर्थकों ने ये तक कह दिया था कि हो सकता है कि देश के पहले दलित प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बन जाए, क्योंकि अभी जितनी उम्र है उसके बाद अगर 20, 25, 30 साल, 40 साल तक आराम से राजनीति करेंगे तो कई ऐसे मौके आएंगे जब यहाँ पर इनके समर्थन में कुछ बड़ी पार्टियां भी हाथ मिलाने के लिए आगे आएंगी। चंद्रशेखर उसमें बड़ी भूमिका अदा करेंगे। चंद्रशेखर किसी भी राज्य के चुनाव को नहीं छोड़ रहे, चाहे हाल फिलहाल में राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा की बात कर ले, हर राज्य में किसी ना किसी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में नजर आते हैं। बिहार का चुनावी मंच सजाए तो वहां पर भी अपने प्रभारी उतार दिए हैं। तो साफ नजर आ रहा है चंद्रशेखर की तैयारियां अपनी पार्टी और अपने आप को विस्तार करने पर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार या दिल्ली सरकार या फिर केंद्र कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार रोहिणी घावरी मांग कर रही हैं चंद्रशेखर के खिलाफ, उनकी एक अलग ही भूमिका हो सकती है, एक अलग ही नज़रिया हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर को लेकर यह भी स्पष्ट कर दूं कि चंद्रशेखर एक माहिर नेता हैं। ऐसा पहली बार नहीं होगा कि जब कुछ ऐसे आरोप लग रहे हैं या किसी मामले में उनसे पूछताछ होगी, अगर होती है तो, क्योंकि महिला आयोग के कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाल फिलहाल में फैसले भी लिए गए उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इन्हें बचाया तो नहीं जा रहा। क्योंकि अपर्णा यादव ने कहा था कि तुरंत कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, शिकायत दर्ज होने का इंतजार है, रसीद संख्या तक इन्होंने शेयर कर दी थी। तो अब यही नज़रें बनी है कि फिलहाल ये भारत आएंगी तो चंद्रशेखर के लिए कितनी चुनौती बनती है। और जब ऐसा माहौल बनेगा तो क्या ये माहौल राजनीतिक होगा या फिर इसको आपसी लड़ाई के बीच बाकी नेता बयानबाजी नहीं करेंगे। ब्रजभूषण तो पहले ही कूद पड़े इस लड़ाई में। मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस के नेता, जहां प्रियंका गांधी एक समय आपको याद होगा जब गोलीकांड हुआ था चंद्रशेखर के खिलाफ, तो प्रियंका पहुंच गई थी। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता पहुंचे थे उस समय, तो सवाल उन सभी से भी होगा जो उस समय चंद्रशेखर को सपोर्ट कर रहे थे। देखते हैं क्या माहौल बनता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।